हेलो दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, टेक सम इनपुट प्रोसेस। ये इनपुट लेता है और उसके बदले में रिजल्ट का देता है, आउटपुट। मतलब हमसे कुछ हम इसमें इनपुट करते हैं कीबोर्ड और माउस की हेल्प से इनपुट लेते हैं और इसके बदले में हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। जैसे हमने कंट्रोल पी क्या प्रिंट की कमांड हम देते हैं, कुछ कमांड्स देते हैं, उसके बदले हमें आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। मतलब ये डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है और इट हैज एबिलिटी टू स्टोर डेटा। यानी इसके पास एबिलिटी होती है डेटा को स्टोर करने की। मतलब इसके पास आप लोगों ने सुना होगा स्टोरेज डिवाइस होती है, तो स्टोरेज डिवाइस जो डेटा को स्टोर करती है। तो इसके पास एबिलिटी क्या क्या होती है, द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। ये डेटा को प्रोसेस भी करता है। दो डेफिनेशन है, दोनों में से जो भी आप याद करना चाहो, समझना चाहो, आप इसको याद कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। इसके बाद बेसिक अगर आप कंप्यूटर नॉलेज ले रहे हो तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आखिर होती क्या है, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म आप देख लोगे, सी से कॉमन आ जाएगा, कॉमन। ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पार्टिकुलर यूजर फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ये भी अगर आप चाहो तो एक डेफिनेशन बना सकते हो, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूजर फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ये सब डेफिनेशन की तरह भी यूज कर सकते हो। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। इसके बाद फिर देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर तो है लेकिन कंप्यूटर के फायदे क्या है, हम उसका यूज क्यों करें। तो बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। इससे सबसे पहले आ जाती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, इफ द इनपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज करेक्ट। आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, जानकारी दे दूं कि एक्यूरेसी क्या होती है। कि मतलब अभी कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कोई हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, वो कितना परसेंटेज सही होने के चांसेस हैं, ये एक्यूरेसी हमारी बताता है। तो एक्यूरेसी हमारी किस पे डिपेंड करती है, हम जो सॉफ्टवेयर है, जो भी चीज़ हमने बना रखा है, जो सॉफ्टवेयर हमने बना रखा है उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। जैसे कि इफ द इनपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज करेक्ट, यानी अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाते समय जो इंस्ट्रक्शन और जो इनपुट हमने दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो देयर इज नो स्कोप फॉर एरर्स इन द टास्क। मतलब अगर हम फिर उसके बाद कुछ भी टास्क करते हैं तो उसमें एरर आने का स्कोप बहुत ही कम हो जाता है। आप कंप्यूटर को बेसिक से ले रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सॉफ्टवेयर बने होते हैं उसमें क्या कोडिंग की गई रहती है, और जो उसके छोटे छोटे टास्क होते हैं, ऐसे जितने भी फीचर्स, अलग अलग फीचर्स के अलग अलग टास्क होते हैं, ऐसे टास्क लिखे होते हैं। तो टास्क अगर आपने बिल्कुल सही जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपने, डेवलपर जो होते हैं, अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन बिल्कुल राइट दे रखा है तो उसमें एरर्स आने के, जो एरर्स आते हैं उसके स्कोप क्या होते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। यानी नो स्कोप रहते हैं उसके एरर के। इसके बाद फिर दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि फास्ट स्पीड। कंप्यूटर अगर ह्यूमन बींग से कंपेयर करें तो इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। जैसे अ कंप्यूटर वर्क्स एट ग्रेट स्पीड, इसके पास काफ़ी फास्ट स्पीड होती है। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क विथ इन नो टाइम। मतलब कुछ सेकेंड, विथ इन अ सेकेंड में कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क को कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेटर से आजकल आज नॉर्मली यूज कर लेते हो आप लोग। इसके बाद फिर आता है डिलीजेंस। ये कहते हैं इसको, जब भी हम कोई काम अगर कंप्यूटर पे करने थे, आज देख लो कि सबकी रुचि मतलब नॉर्मल जो यंग एज में है, और अगर बच्चे भी देखो तो बच्चे भी कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहे हैं, यानी बहुत लगन से उसमें वर्क करते हैं। तो इसका एक ये भी बेनिफिट है कि मतलब द कैप कि लोग लगन से अपना वर्क कर लेता है इसमें, और कब उनका टाइम निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो डिलीजेंस इसका भी बेनिफिट है, जैसे कि द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। यानी इसमें होता क्या है कि
जैसे कि हमें किसी टास्क को बार बार हमें कंप्लीट करना है, जैसे हमारे पास कोई टास्क है, हमें उसी को बार बार रन कराना है। जैसे मान लो सिंपल हमें प्रिंट ही कराना हो, कई सारे हमें प्रिंट कराना हो, जब एक पेज करना, 2 पेज करना तो बात अलग है। अगर काफ़ी ज़्यादा पेजेस करने होते हैं तो क्या होता है, हमें बार बार या तो फिर प्रिंट की कमांड देते रहो ना, तो कंप्यूटर में क्या होता है, ये चीज़ को कम करनी पड़ती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव टास्क को क्या करते हैं, ये कंप्यूटर जो होता है अगर हम खुद से करें तो हम थक जाएंगे। अगर हमने उसमें कमांड दिया कि 10 टाइम्स उसको प्रिंट करना है तो ये 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा, वो भी बिना थके हुए। इसलिए लोगों का इसमें लगन भी बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा लगन से लोग वर्क करते हैं इसमें। फिर वर्सेटाइलिटी, इसमें क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें क्या होता है कि काफ़ी लचीलापन होता है। अगर आपको कोई नॉर्मल टास्क करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जैसा भी आपको लगता है वैसा आप टास्क कर सकते हो। छोटे से छोटा वर्क और बड़े से बड़ा वर्क लोग आजकल कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं। इसके बाद इसके बेनिफिट में हम देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या, जहाँ पे जैसे कि आप लोग कंप्यूटर कुछ भी वर्क कर रहे हो तो आप क्या करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स को बनाते हो उसको सेव करते हो। तो जो सेव जहाँ पे होता है वो हमारा स्टोरेज होता है, हमारे स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव होता है। वो स्टोरेज डिवाइस हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं स्टोरेज का क्या बेनिफिट है। जैसे दिस इज अ प्लेस वेयर अ कंप्यूटर पुट्स द डेटा फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। मतलब स्टोरेज क्या है, एक ऐसा स्थान है कंप्यूटर में जहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट्स द डेटा, यानी जहाँ पे हम डेटा को रखते हैं, कब, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखते हैं। इसके बाद आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम टू रिप्लेस रिपीटेबल प्रोसेस एंड रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन। जैसे कि अभी जब हम डिलीजेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे हमें किसी टास्क को, रिपीटेड टास्क अगर हमें करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर से हम बहुत आसानी से कर पाते हैं और हमें मतलब बार बार मैनुअली नहीं करना पड़ता। बिल्कुल देखिए ऑटोमेशन भी वही चीज़ है। ऑटोमेशन होता क्या, अगर हमें जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं तो करते क्या है इसमें कि किसी रिपीटेबल टास्क को करने के लिए हम उसमें कमांड दे देते हैं कि अगर किसी टास्क को हमें रिपीट बार बार करना है तो हम उसके लिए कमांड दे देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो रिड्यूस होता है मैनुअल इंटरवेंशन, जो हमें बार बार जाकर के वहाँ पे करने का, शुद्ध लैंग्वेज आपको बताऊँ तो शुद्ध भाषा में, तो जो आप हमें जो बार बार प्रिंट की कमांड देनी पड़ती तो उसको हमें बार बार नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक ही बार देने से ही हो जाते हैं। इसके बाद इसका एक बेनिफिट और ये है कि नो फीलिंग, इसके पास कोई फीलिंग नहीं होती, इसको मारो पीटो इसको कुछ नहीं होता, खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे इसको देखते हैं, कंप्यूटर इज इमोशनलेस, इसके पास कोई इमोशन नहीं है। दे डू नॉट हैव इमोशन एंड फीलिंग्स, अ कंप्यूटर कैन नॉट फील अबाउट समथिंग लाइक अ ह्यूमन। मतलब इसके पास कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स नहीं होती है। कैन नॉट फील अबाउट समथिंग लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह कोई फील भी नहीं करता, इसीलिए तो बिना थके हुए काम करता रहता है। इंसान थक जाता है, कंप्यूटर नहीं थकता। वो अलग बात है जब वो ईटिंग ईटिंग प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद कंप्यूटर इज सिंपली मशीन विच वर्क्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। मतलब जैसा आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते रहेगा, ये थकने वाला नहीं है। लाइट कट जाए तो अलग बात है। चलिए आगे देखते हैं। इसके फिर क्या होता है, फंडामेंटल्स कंप्यूटर में अगर हम देखें तो कंप्यूटर्स आर मेड अप टू पार्ट्स, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स कितने कितने पार्ट्स से मिलकर कंप्यूटर बना होता है। तो देखते हैं कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। इसके टू पार्ट्स, मेन टू पार्ट्स कौन से होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, देखिए, द फिजिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट, यूज, मैनिपुलेट एंड स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इज रेफर्ड टू एज हार्डवेयर। मतलब ऐसा कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट, फिजिकल आपको पता होगा फिजिकल जिसको आप आसानी से छू और देख सकते हैं, तो ऐसा कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट्स जो जरूरत पड़ती है किसी चीज़ के लिए, क्रिएट करना हो, यूज़ करना हो या फिर मैनिपुलेट करना हो, या किसी डेटा को, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करना हो, तो ऐसे इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द कंप्यूटराइज इंस्ट्रक्शन,
जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने बेसिक सीखा होगा या कभी कंप्यूटर चलाए होंगे तो आप देखते होंगे कुछ टेक्स्ट लिखे रहते हैं। जैसे कि आपको यहीं पे फॉर एग्जांपल दिखा दो, सॉफ्टवेयर अगर देखें तो बहुत काफ़ी डार्क है, और यहाँ द कंप्यूटराइज जो ये जो हेडिंग्स है, इसके जो पैराग्राफ्स हैं ये इतने डार्क नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये डार्क करने के लिए हमें एक फंक्शन हमारे पास बोल्ड बोल्ड करते हैं, तब ये डार्क होता है। तो हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहते हैं कि हम कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी तो आगे आने वाले वीडियो में आपको आपके लिए डाल दूंगा सारी चीज़ें, टेंशन मत लें। उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐड कर दूंगा, सारी चीज़ें डाल दूंगा। चलिए देखते हैं तो क्या होता है, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहते हैं कि मतलब इसके उस वर्ड को, एक वर्ड को कैसे हाईलाइट करना है, कैसे डार्क करना है, इसका कलर कैसे चेंज करना है, इसकी साइज कैसे बढ़ानी है, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं किसमें, जब हम कंप्यूटर जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन में लिखे हुए रहते हैं। तो द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट अ कंप्यूटर मैनिपुलेट द डेटा एंड एग्जीक्यूट पार्टिकुलर फंक्शन, यानी ऐसा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे और मैनिपुलेट द डेटा, डेटा को मैनिपुलेट और एग्जीक्यूट पार्टिकुलर फंक्शन। यानी ऐसा नहीं है कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो वो उसको कलर कर रहा हो, ऐसा नहीं। मतलब पार्टिकुलर फंक्शन जिस उसको जो वर्क दिया गया वो वही काम करेगा। तो ये चीज को क्लियर रखना। और टास्क इज रेफर टू अ सॉफ्टवेयर, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा, उसको हम सॉफ्टवेयर उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जब काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन मिल करके हम उसको एक सॉफ्टवेयर का रूप देते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन को मिला करके। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद देखते हैं, ऑल कंप्यूटर रिक्वायर्स द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जैसे कि अभी सबसे पहले हमने कंप्यूटर के 2 पार्ट्स पढ़े, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हार्डवेयर आता, तो कंप्यूटर जो हम सीखते हैं, कंप्यूटर जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो अब हम उसको देखते हैं। देखते सबसे पहले क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। आपने सीपीयू का नाम सुना होगा। तो सीपीयू, सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। तो सीपीयू, सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी हमारे पास दिमाग होता है ना, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। यानी इसको हम किसके नाम से जानते हैं, सीपीयू को ब्रेन, यानी ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, सीपीयू होता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज अ सिंगल चिप लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट इनेबल इट टू प्रोसेस डेटा। कई लोग इसको पढ़ते हैं कि ये सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का हार्ट होता है, नहीं, हार्ट नहीं होता। हार्ट मतलब सेंटर, यानी सीपीयू के सेंटर में होता है। सीपीयू जो कैबिनेट होता है, सीपीयू एक प्रोसेसर होता है। अगर आप लोग बताओगे तो सीपीयू की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। तो सीपीयू, अगर आप लोगों ने देखा होगा, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा था, मदरबोर्ड के अंदर बिल्कुल सेंटर में लगा रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे हार्ट यूज किया गया है कि जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और ये कहाँ होता है, ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट इनेबल इट टू प्रोसेस डेटा। मतलब सेंटर में यहाँ पे होता है, और इसलिए इनेबल कब होता है, जब भी इसके किसी डेटा को प्रोसेस करना होता है तो ये इनेबल हो जाता है ऑटोमेटिक। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑल्सो नोन एज ए प्रोसेसर, इसको प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पहला है ALU एंड CU। फुल फॉर्म इसकी देखें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो पहला हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन सा था, CPU। उसके बाद दूसरा क्या है, मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। अभी आपने आगे स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। चलिए देखते हैं मेमोरी क्या होती है। दिस इज एन एरिया विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस। स्टोरेज डिवाइस की डेफिनेशन से मिलता जुलता डेफिनेशन है, काफी आसान है, एक लाइन की डेफिनेशन है, आप लोग याद कर सकते हो आसानी से। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, दिस इज एन एरिया विद इन अ कंप्यूटर, एक ऐसा एरिया जो कंप्यूटर के अंदर होता है, ये क्या करता है, होल्ड्स डेटा, मतलब डेटा को होल्ड्स रोक करके रखता है, किसके लिए, वेटिंग में रखता है, कब, प्रोसेस के लिए। मतलब वो एक ऐसा एरिया जहाँ पे कंप्यूटर अपने डेटा को होल्ड्स करके रखता है प्रोसेस के लिए।
जैसे आप किसी भी डेटा को ओपन करके रखते हो, वो जब तक मतलब वो आपकी मेमोरी में है, लेकिन वो रनिंग पोजीशन में तब आएगा, वो एग्जीक्यूट तब करेगा जब आप उसको क्लिक करोगे, उसको कमांड दोगे, उसके बाद आएगा वो रनिंग पोजीशन में। यानी क्या, वो वेटिंग में है। जब आप उसको क्लिक करोगे, उसको कमांड दोगे, उसके बाद फिर वो रैम में आ जाता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमारे एडिटिंग प्रोसेस में डेटा होते हैं, वो सारे के सारे रैम में वर्क करते हैं। तो यानी वो वेटिंग प्रोसेस में होते हैं। उसके बाद जब आप उसको क्लिक करके ओपन करते हो, देन वो रैम में आकर के वर्क होने लगते हैं। रैम भी हमारी एक मेमोरी टाइप है, वो हम आगे सीखेंगे जब मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए, देयर आर प्रिमिटिव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको प्राइमरी और इंटरनल दोनों में से किसी भी नाम से आप बोल सकते हो, दोनों नाम से जानते हैं इसको। चलिए प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। यानी अगर कोई भी काम हो गया तो डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी, अगर कंप्यूटर को कोई भी वर्क हो रहा है, डायरेक्ट सीपीयू से अगर कोई भी मेमोरी वर्क कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। अगर कोई भी ऐसा मेमोरी है जो डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट कर रहा है, तो आप उसको प्राइमरी मेमोरी समझोगे। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज मेड ऑफ सिलिकॉन चिप। ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। साइंस वाले अच्छी तरीके से सिलिकॉन से वाकिफ होंगे। प्राइमरी मेमोरी हैज फॉलोइंग टू टाइप्स। अब देखिए, मेमोरी टू टाइप्स की तो होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी भी टू टाइप्स की होती है, इसे आप याद रखिएगा। सबसे पहले आता है रैम और दूसरा रोम। यानी जो प्राइमरी मेमोरी एंड और उसकी क्या थी, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर टू टाइप्स कौन सी है, रैम और रोम। वैसे रैम और रोम के भी टाइम होते हैं, रैम फिर रैम रोम, उसके बाद रैम स्टैटिक रैम, इसके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। चलिए सबसे पहले हम रैम पढ़ते हैं। रैम क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आप अलग से मार्क करके लिख लेना, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी रैम की फुल फॉर्म है। इसके रैम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी फाउंड इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। आजकल आप लोग देख रहे हो हर डिवाइस में आपको रैम मिल जाता है। मोबाइल में तो आप लोग खास तौर पे इसको पाते हो, कहीं भी मोबाइल खरीदने जाते हो तो रैम कितनी है इसकी। अब तो एक्सटेंडेबल भी रैम आ गई है। आप 8 GB का मोबाइल खरीदो, 8 GB रैम उसमें है, उसको एक्सटेंड करके 8 GB 16 GB रैम करा लो। अब तो रैम की दिक्कत ही खत्म हो रही है। वो अलग बात है कि उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो रैम क्या है, रैम क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप की मेमोरी है जो आजकल कहीं भी मिल जाती है। आपको कहीं भी मिल जाने से मतलब है मोबाइल में हर डिवाइस में लगभग आज यूज होती ही होती है। अदर डिवाइसेस, कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस में यूज की होती है, जैसे कि सच एज प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर में भी आप लोगों को मिल जाएगा रैम। और इसके बाद फिर क्या होता है, दिस मेमोरी जनरली लॉसेस इट्स कंटेंट्स। मतलब ये मेमोरी कौन सी, लॉस वाली मेमोरी होती है रैम मेमोरी। जैसे कि अगर आप कई बार, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग आप लोगों ने कभी रैम से, जैसे कि मोबाइल से अगर आप कोई फॉर्म वॉर्म फिलअप कर रहे होगे, तो आप देखते होगे कि फॉर्म फिलअप करते समय अगर थोड़ी सी मिस्टेक या फिर टाइम उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है, रोल बैक हो जाता है, वापस हो जाता है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही रोल बैक हो जाता है। मतलब जो आपने डेटा फिल कर रखा है वो भी गलत है, दोबारा से आपको फिलअप करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रैम में आप वर्क कर रहे थे, उसका टाइम ड्यूरेशन जैसे 5 मिनट कम में वो आपको फॉर्म भरना था, लेकिन आपने क्या 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया, या फिर आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में एंट्री कर गया और उसमें ऐसा उसके जो टास्क ऐसे थे बने हुए थे, मतलब अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाते हो तो ये रोल बैक हो जाएगा। तो वो क्या होता है, रैम में वर्क करते हैं, इस चक्कर में आपको अगर रैम में वर्क करते हैं और वो रोल बैक हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा से मतलब प्रोसेस करना पड़ता है सारे। तो अगर ऐसा कभी होता है तो वो रैम में वर्क कर रहे हैं, वो सारे के सारे जितने भी वर्क हो रहे हैं, तो इसको हम लॉसेस मेमोरी भी बोलते हैं। इट्स कंटेंट्स व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये तब लॉस होता है जब, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, आप या तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर में चले गए हो, या तो उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया हो, और तीसरा क्या है कि अगर आपने जैसे कि आपकी मोबाइल ही ऑफ हो गई हो, या फिर कंप्यूटर में चला तो कंप्यूटर ऑफ हो गया हो, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई हो उसकी, तब इसका डेटा लॉस होता है अगर आपने सेव नहीं किया है तो। और बिकॉज रैम इज ऑल्सो
ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। रैम तो है, रैम को हम क्या वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, ये भी याद कर लेना। इसके बाद फिर आता है रोम। रोम का क्या है? इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। इसे भी आप फुल फॉर्म याद कर लेना। बाकी फुल फॉर्म की एक अलग से सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। द सीपीयू कैन ओनली रीड द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू क्या करता है? रीड इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को रीड करता है फ्रॉम रोम। अभी मैंने क्या बताया था, जो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, अगर याद करो तो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है किससे? सीपीयू से। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ समझ सकते हो, जैसे कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू कैन ओनली रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रोम, मतलब रोम से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है इससे। तो ये क्या प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, इट कैन नॉट राइट, इरेज और चेंज द कंटेंट्स ऑफ रोम। मतलब और ये मतलब खाली ओनली रीड करता है, ये ना राइट कर सकता है, ना इरेज कर सकता है, ना ही चेंज कर सकता है इसमें जो कंटेंट्स लिखे रहता है किसमें, रोम में। ये चीज ध्यान रखना, सीपीयू बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, खाली इंस्ट्रक्शन को रीड करता है रोम से। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी ये अपरिवर्तनशील मेमोरी है, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। और रैम हमारी क्या थी, वोलेटाइल थी, यानी परिवर्तनशील थी, इसको हम परिवर्तन, इसका परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि हम कोई भी वर्क करते हैं तो रैम में वर्क करते हैं, और हम वहाँ पे न्यू डेटा भी रैम में क्रिएट करते हैं, तो आप वहाँ पे इसको वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील है, वोलेटाइल मेमोरी है। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी। अब इसके बाद फिर अब आएंगे सेकेंडरी मेमोरी पे, यानी सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। द मेन फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर स्टोरेज एंड रिट्राइवल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज देखो वो 2 टाइप्स का था। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मेन फंक्शन ऑफ सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज, ये मेन फंक्शन होता है, सारे डेटा हमारे जो सेव होकर के जितने भी डेटा होते हैं कहाँ सेव होते हैं, वो सेकेंडरी डिवाइस में सेव होते हैं। अनसेव डेटा हमारे कहाँ होता है, रैम रोम में, प्राइमरी मेमोरी में। और जो डेटा हमारे सेव हो जाते हैं, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, मान लो हम रिज्यूम ही रिज्यूम बना करके हमने सेव कर दिया, तो हार्ड डिस्क में सेव होता है हमारे सारे डेटा। और हार्ड डिस्क हमारी क्या है, सेकेंडरी डिवाइस है, जिसको हम लॉस लेस भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें लॉस होने वाली चीज़ नहीं होती। हाँ, वो हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो जा रही है तो फिर वो अलग बात है, हार्ड डिस्क की खराब हो गई तो वो अलग बात है, नहीं तो ऐसे ही अगर लाइट वेट इलेक्ट्रिसिटी कट होने पे इसमें डेटा का लॉस नहीं होता है। ये कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स की थे। कौन कौन सी? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी। ये थी सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर के टाइप्स, कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर यूज कर रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। सीपीयू पढ़ा सबसे पहले, सीपीयू के बाद मेमोरी, मेमोरी के बाद अब स्टोरेज डिवाइस कि डेटा कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है। चलिए स्टोरेज डिवाइस देखते हैं। दिस इज अ प्लेस वेयर अ कंप्यूटर पुट्स द डेटा फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। पहले बता चुका हूँ ये स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, कि मतलब कंप्यूटर का एक वो प्लेस है जहाँ पे डेटा को हम पुट करके रखते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए। अब कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस हो गया। ऐसे फिर एक हमारी इनपुट डिवाइस होता है, जैसे अभी फर्स्ट सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट प्रोसेस लेता है और प्रोड्यूस क्या करता है, आउटपुट करता है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले, एन इनपुट डिवाइस इज समथिंग यू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। यानी इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन, कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर, यानी इनटू द कंप्यूटर। एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। यानी सिंपल भाषा में क्या है, कोई भी ऐसा डिवाइस है जो हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या हम अगर आउटसाइड से बाहर से हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो इनपुट डिवाइस है हमारे। जैसे हमें कुछ भी कंप्यूटर से हमें कोई भी रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट के लिए अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं किसी डिवाइस से, जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर ऑन करना है, तो कंप्यूटर ऑन करने के लिए
आप कंप्यूटर ऑन कर लिया। आप ऑन करने के बाद कंप्यूटर के अंदर से अगर आपको कोई डेटा चाहिए, आप डेटा ऑन करने के लिए, डेटा को ओपन करने के लिए कुछ भी, अगर आप उसमें माउस से क्लिक कर रहे हैं कहीं पे, कीबोर्ड से कहीं पे बटन प्रेस करके कुछ ओपन कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें इनपुट दे रहे हैं। तो क्या होगा, कीबोर्ड में क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस की एक और डेफिनेशन एक लाइन में है, बहुत आसान है। एंड इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू ब्रिंग डेटा इनटू द सिस्टम। यानी इनपुट डेटा क्या करता है, ब्रिंग डेटा इनटू द सिस्टम। सिस्टम में डेटा को ब्रिंग करता है, यानी डेटा की शुरुआत करता है। यानी कोई भी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी डेटा अगर हमें ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, सीपीयू या माउस या कीबोर्ड की हेल्प से हम यहाँ से डेटा को ओपन करते हैं। तो डेटा को ब्रिंग करने के लिए हम जिसका भी यूज करते हैं वो इनपुट डिवाइस हमारे होते हैं। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, हमारे कीबोर्ड्स हैं, माउस है, स्कैनर है, MICR है, etc। कीबोर्ड, माउस है, स्कैनर तो आप जानते हो। MICR मैं बता दूं, MICR हमारा क्या होता है, प्रिंटर के अंदर प्रिंटर का इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एन आउटपुट डिवाइस इज समथिंग यू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर दैट हैज इंफॉर्मेशन सेंड टू इट। देखो इसमें क्या था, इंफॉर्मेशन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, और यहाँ क्या है, यू कनेक्ट टू कंप्यूटर दैट हैज इंफॉर्मेशन सेंड टू इट। मतलब उसमें हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर देते थे, और ये इसमें हमें रिजल्ट देता है। सिंपल से अगर बात बोले तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो भी हम रिजल्ट चाहते थे उसकी हमें इंफॉर्मेशन देता है। दूसरी डेफिनेशन, एन आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू सेंड डेटा आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम से बाहर हमें रिजल्ट देता है, तो वो हमारे क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ऐसे बोले स्पीकर हो गया। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तभी हमने क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसके बाद पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, कितने कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर किसे बोलते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर ऑल्सो पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर जो हम पर्सनली यूज करते हैं उसको हम पीसी भी बोलते हैं। पीसी का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। यानी माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और पीसी तीनों एक ही बात है। उसके बाद ओनली वन यूजर यूजेस दिस कंप्यूटर्स एट अ टाइम, दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। मतलब वो कंप्यूटर जिसको सिंगल यूज करता है एट अ टाइम पे, एक टाइम पे सिंगल यूजर यूज कर सकता है, उसको हम क्या पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। द पर्सनल कंप्यूटर इज मोस्टली प्रेफर्ड एज होम कंप्यूटर्स, इसको होम कंप्यूटर भी बोलते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल यूजर आर फेमिलियर विद देम, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग, आप लोग जानते ही होंगे इसे। इसका एग्जांपल देख लो एक बार, डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, कंप्यूटर, टैबलेट, पीसी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए जिसको बोलते हैं, ये सारे इसके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। इसके बाद फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, दे आर यूज टू कंट्रोल मशीन इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मिनी कंप्यूटर का यहाँ पे इसको आप क्या मतलब इसके यूज से पता कर इसको अलग कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे इसका यूज कहाँ होता है, कंट्रोल मशीन इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इनका यूज किया जाता है। किसका, यूनिट काउंटिंग के लिए, या फिर उसको मशीन को कंट्रोल करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। दे हैव हायर मेमोरी, हायर प्रोसेसिंग पावर एंड हायर स्टोरेज एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से कंपेयर करें तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई पावर में होती है, प्रोसेसिंग हायर प्रोसेसिंग होती है, और स्टोरेज डिवाइस भी काफ़ी हाई होती है। मतलब काफ़ी स्मूथली वर्क करने वाले कंप्यूटर ये होते हैं। और इसके बाद फिर हमारे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस 7 मिलियन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब अभी तो छोटे मोटे कंप्यूटर की बात हो रही थी, अब आते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम काफ़ी बड़े हाई लेवल कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि आपको यहीं से पता चला होगा, सेवरल मिलियन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आपको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में आप इस पे रन करा सकते हो। ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रियली ऑन दीज रूम साइज सिस्टम टू हैंडल लार्ज प्रोग्राम्स विथ लॉट्स ऑफ डेटा। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अगर डेटा का यूज करना है
तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये बड़े बड़े रूम साइज के डेटा होते हैं और लार्ज प्रोग्राम्स को हैंडल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेन फ्रेम मेनली यूज बाय इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ये यूज कहाँ होते हैं? इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, बैंक, एयरलाइन द्वारा और रेलवे द्वारा इनका यूज किया जाता है। इसके सबसे लास्ट आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने कई बार सुपर कंप्यूटर के बारे में, अगर आप कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हो, आपकी जिज्ञासा कई बार रहेगी सबसे फास्ट कंप्यूटर का, तो सबसे फास्ट हमारा सुपर कंप्यूटर ही होता है। कैलकुलेशन के लिए ये यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एवर इन्वेंटेड। मतलब ये बनाई ही गई है कैलकुलेशन के लिए। किसका फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये? इसके बाद these machine are for application requiring very large programs and huge amounts of data that must be processed quickly। मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर डेटा का यूज करना है तो क्या करते हो? सुपर कंप्यूटर का यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। यूजेस ऑफ दिस कंप्यूटर, मतलब इस कंप्यूटर का यूज कहाँ पे करते हैं देखो, वो देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड मूवीज में इसका यूज किया जाता है। किसका? एनिमेशन पर्पस के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेशली इसका यूज करती है कहाँ पे? सुपर कंप्यूटर का टोटली डिफरेंट कैलकुलेशन, यानी अभी एंड सिग्निफिकेंट जॉब कैलकुलेशन या फिर सिग्निफिकेंट जॉब्स में बहुत कम यूज किए जाते हैं, इसके गवर्नमेंट द्वारा यूज किए जाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इज एडिशनली यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग वेदर रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। मतलब जहाँ जो हमारे इन्वायरमेंट के सारी रिपोर्ट हमें मिलती रहती है ना, आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल में चेक कर लेते हो कि मतलब कब बारिश होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, कब मौसम कैसा रहेगा, छाता लेकर निकले ना निकले, ये सारी चीजें आप कैसे मोबाइल में जो देख लेते हो उसकी कैलकुलेशन कौन करता है? सुपर कंप्यूटर द्वारा ही होती है। ठीक है, अगर आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।